तो आज हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी इस चैनल पर न्यू आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा वीडियो आपका दूसरा चैप्टर हमारा है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अम्ल क्या होता है। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। आप लोग मार्केट में एसिड का नाम सुने होंगे, तो एसिड को ही हिंदी में कहते हैं अम्ल। ठीक है, तो अम्ल का जो शब्द है एसिड, ये लेटिन शब्द एसिडस से बना हुआ है। अम्ल का जो शब्द है एसिड, ये लेटिन शब्द, ठीक है, लेटिन शब्द एसिडस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। ठीक है, तो अम्ल किस शब्द से बना हुआ है? एसिडस शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। ठीक है, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने क्या क्या बोला देखिए। इसके बारे में सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने बताया था। ठीक है, अम्ल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने बताया था कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है एवं धातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस अलग होता है। फिर से समझिए, अम्ल, रॉबर्ट बॉयल ने क्या कहा था? अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। किसने बताया था? रॉबर्ट बॉयल ने बताया था। फिर एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है लवाजिए, जिसको कि केमिस्ट्री का पिता भी बोलते हैं, लेवोजियर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में लेवोजियर बोलते हैं, हिंदी में लवाजिए लिखा जाता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पिता भी इसको बोलते हैं। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि मतलब जो अम्ल होते हैं उसमें प्रत्येक अम्ल में ऑक्सीजन पाए जाते हैं। क्या बताया? कि प्रत्येक अम्ल में ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ठीक है, अभी आपको एक अम्ल का नाम बोलते हैं, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। एक अम्ल बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब क्या होता है? HCl। आप बोलोगे सर केमिस्ट्री का पिता है लेवोजियर, इन्होंने बोल दिया कि इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन हम एक अम्ल का नाम लिखे जिसमें ऑक्सीजन है, ये नहीं है। अब जब ऑक्सीजन नहीं है इसमें, इसका मतलब लेवोजियर साहब जो बोला होगा गलत बोला, कैसे ही होगा? सही बोला होगा। अब गलत बोला होगा तो बिल्कुल सही। तो लेवोजियर ने यहाँ पे जो बोला था ऑक्सीजन के बारे में कि प्रत्येक अम्ल में ऑक्सीजन होता है, वो आगे जाके क्या हुआ? गलत साबित हुआ। आगे जाके एक वैज्ञानिक आया डेवी। क्या नाम था? डेवी। इन्होंने बोला कि लेवोजियर साहब ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, प्रत्येक अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। डेवी साहब आगे उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन नहीं, प्रत्येक अम्ल में हाइड्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन इसके मत को ज्यादा आदमी स्वीकारा उस टाइम नहीं। ठीक है, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था लिविग। कौन वैज्ञानिक आया? लिविग। इन्होंने बोला कि डेवी साहब जो बोले बिल्कुल सही बोले कि प्रत्येक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। वो हाइड्रोजन परमाणु अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाते हैं। कुल मिला के मतलब निचोड़ इसका यही है, यही बोले इन्होंने कि प्रत्येक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करके जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकल देता है। फिर से समझिए, प्रत्येक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं जो धातु से अभिक्रिया करने पर विस्थापित हो जाते हैं। कुल मिलाकर जो भी अम्ल है उस सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया ही जाएगा। फिर से समझिए, जो भी अम्ल है उस सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया ही जाएगा। अगर कुछ नहीं पता है, बोलेगा कौन अम्ल है, तो सबसे पहले हम लोग खोजेंगे उसमें हाइड्रोजन है या नहीं। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो समझिए उसमें अम्ल नहीं, वो अम्ल नहीं हो सकता। जैसे हम आपको बोलते हैं कि K2SO4 अम्ल है या नहीं, आप सबसे पहले देखिए इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन माने H है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब अम्ल नहीं है। अम्ल होने के लिए क्या है? उसमें हाइड्रोजन का होना क्या है? अनिवार्य है। तो समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया कि अम्ल में हाइड्रोजन पाया ही जाता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं HCl, देखिए HCl में अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें हाइड्रोजन है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मान लीजिए बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल तो हो गया। कार्बोनिक अम्ल H2CO3 अम्ल है। मैंने जितना भी अम्ल बोलते हैं उस सभी में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। तो बिना हाइड्रोजन के अम्ल
नहीं हो सकता। ये बात सबसे पहले बोला किसने था? ये बात सबसे पहले डेवी साहब ने बोला था, लेकिन उन्होंने इसके बात को मान्यता नहीं मिला। बात किसके बात को मान्यता मिला? लिविंग साहब के बात को मान्यता मिला। तो अम्ल के बारे में ये बेसिक जानकारी समझ में आ गया होगा। अम्ल जो है, अम्ल का जो एसिड शब्द है वो लैटिन शब्द के एसिडस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। उसके बाद एक वैज्ञानिक आया रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने क्या कहा था कि भाई साहब अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और उसमें धातु से विक्रिया करने पर हाइड्रोजन विस्थापित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक आया लेवोइयर साहब, उन्होंने बोला कि अरे भाई साहब जितना भी अम्ल है उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। डेवी साहब आए, बोले कि नहीं ऑक्सीजन नहीं पाए जाते हैं। लेवोइयर साहब उसमें क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद तो कोई मान्यता नहीं दिया। फिर लास्ट में हमारा लिविंग साहब आए, उन्होंने क्या बोला कि डेवी साहब सही बोल रहे हैं, इतना भी अम्ल सभी में हाइड्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन उस हाइड्रोजन को धातु क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो समझ में बेसिक जानकारी समझ में आ गया होगा कि अम्ल किसे, अगर आपको सीधी सी बात है अम्ल पूछेगा अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल क्या होता है कि वह पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, वह पदार्थ जो, सॉरी, अगर पूछेगा अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल क्या होता है कि जो नील लिटमस पत्र को लाल कर देता है और हम धातु से विक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता हो, उसे क्या कहते हैं? अम्ल। इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। समझ में आ गया होगा। तो अगर आप पूछेगा अम्ल का भौतिक गुण, अम्ल का समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अम्ल का भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण में नेचुरली वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है ना। अगर आपको पूछेगा अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। अचार खाए हो कभी? हाँ, अचार कैसा लगता है? खट्टा, तो उसी को खट्टा स्वाद कहते हैं। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। पीएच मान आगे हम लोग पीएच मान के बारे में आप लोग का मतलब अलग से जब पीएच मान स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि अम्ल स्वाद का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल किसी कोशिका पर डाल देते हैं तो कोशिका नष्ट हो जाता है। नहीं समझ में आया? फिर समझिए, इसको समझिए कैसे। अम्ल अगर एसिड को किसी पेड़ पौधा पर डाल दीजिए तो जिस पेड़ पौधा के जिस अंग पर डाल दीजिएगा उसका कोशिका ही मर जाता है। जब कोशिका मर जाएगा तो वो पुनः होगा ही नहीं। इसी कारण से किसी आदमी पर अगर एसिड फेंक देता है तो शरीर के जिस भाग पे एसिड पड़ता है उस भाग में क्या होता है? उस भाग का कोशिका ही मर जाता है। जब उस भाग का कोशिका मर जाता है तो वो अंग दोबारा बनता ही नहीं है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप हाथ आपका कट गया, ठीक है, दोबारा आप कुछ दिन के बाद देखते हैं वो भरा जाता है। क्यों भरा? तो पहले ऐसा क्यों हो जाता है? पहले ऐसा होने का कारण ये है कि वहां पे कोशिका आपस में मिलकर उस अंग को पुनः बना देता है, लेकिन जब किसी के ऊपर एसिड डालते हैं तो उसका कोशिका ही मर जाता है। उस जगह का कोशिका, उस अंग का कोशिका ही मर जाता है। जब उस अंग का कोशिका मर जाएगा तो दोबारा वो अंग बनेगा? नहीं बनेगा। तो पहला हमारा क्या है? अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल अगर किसी आदमी के किसी भी सजीव के शरीर पर अम्ल डालने पर उस सजीव की कोशिका नष्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र का मतलब ये होता है, लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक है। अब सूचक क्या होता है जो समझिएगा। सूचक होता है कि वह पदार्थ जो हम अम्ल एवं क्षार लवण की मतलब सूचना देती है, वह पदार्थ जो हमें अम्ल क्षार लवण की सूचना देती है कि कौन सा पदार्थ। अगर आपको पता नहीं है कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, आप सूचक का प्रयोग कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। ठीक है, स्वाद बिना चखे हुए, मान लीजिए कोई कोई ऐसा अम्ल होता है जो जहरीला होता है, आप उसको चख के तो पता नहीं करोगे, खाओगे बोलोगे खट्टा लगे, ओ हो ये अम्ल है, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो उसको एक सूचक का प्रयोग करते हैं, एक पेपर का सूचक एक पेपर टाइप का होता है, उस पे आप डालिए। उसका अगर नीला है, नीला को अगर जिस जगह पर वो डाले वो लाल हो गया तो इसका मतलब जिस चीज को हम डाले हैं वो क्या? अम्ल के क्षार है। तो अम्ल है, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो सूचक क्या होता है कि जो हमें अम्ल क्षार लवण की सूचना देता है। तो समझ में आ गया होगा। तो अम्ल क्या है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो पहला, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, पीएच मान 7 से कम होता है, जिस कोशिका पर डालते हैं कोशिका नष्ट कर देता है। चौथा, अम्ल क्या बोले थे? था हाँ, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। समझ में आ गया होगा 4 पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है अम्ल जहरीला होता है। अम्ल क्या होता है? जहरीला होता है, इसलिए उसको चखिएगा नहीं, खाइएगा नहीं। ठीक है, तो हमारा 5 इसका भौतिक गुण हो गया। नेक्स्ट हम लोग उसका पढ़ेंगे रासायनिक गुण। भौतिक गुण समझ में आ गया ना? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, अम्ल जहरीला होता है। ये 5 क्वालिटी का भौतिक गुण है। अगर आपको पूछेगा अम्ल का रासायनिक गुण क्या है, ठीक है, तो अम्ल का रासायनिक गुण क्या है उसको समझिएगा। अम्ल का रासायनिक गुण हम लोग समझते हैं, भौतिक गुण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अम्ल का रासायनिक गुण। ठीक है, देखिए, तो अम्ल का रासायनिक गुण है पहला,
अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। पहला क्या है, अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। जैसे कोई भी अम्ल ले लीजिए, ठीक है, लेकिन उसका अभिक्रिया अगर आप धातु के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस। कैसे होता है देखिए, एक धातु का नाम, कोई भी आप धातु ले लीजिए, जैसे हम सोडियम धातु ले लेते हैं, ठीक है, और कोई भी अम्ल ले लीजिए, धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। तो आप धातु ले लीजिए, कोई भी अम्ल ले लीजिए, आप बोलिए कौन सा अम्ल ले, चलिए H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, एक अम्ल ले लेते हैं। जब इसका हम अभिक्रिया कराएंगे तो देखिएगा इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा बाहर। अगर हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकला, समझिए आपका रिएक्शन क्या है, गलत है, ठीक है। तो देखिए, एक धातु लेते हैं, एक अम्ल लेते हैं, उसका अभिक्रिया कराते हैं। जब इसका अभिक्रिया करिएगा तो ये बनेगा Na2SO4 प्लस H2 गैस। देखिए बाहर निकला है ना। तो जब किसी धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं, ये रासायनिक गुण है, ठीक है। तो अम्ल का रासायनिक गुण में पहला गुण क्या है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। दूसरा एग्जांपल देखना है, देख लीजिए, दूसरा धातु लेते हैं पोटेशियम, दूसरा हम लेते हैं HCl। जब इसका आप अभिक्रिया करिएगा तो ये बनेगा KCl प्लस H2, पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। देखिए इस यहाँ भी अम्ल, दूसरा धातु लीजिए, दूसरा अम्ल लीजिए, फिर भी कौन सी गैस निकला, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या है कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दूसरा हमारा पॉइंट है, अम्ल जो होते हैं वो धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। दूसरा समझिएगा, अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है। इसको समझिए कैसे। एक अम्ल का नाम बोलिए, चलिए किसी को कोई भी अम्ल बोल दीजिए, जैसे हम बोलते हैं HCl, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, धातु का कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CO3, समझ रखता 2, ठीक है। तो धातु का कार्बोनेट क्या होता है, CO3। आप कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, CaCO3, कैल्शियम धातु है, ये कार्बोनेट है, धातु का कार्बोनेट किसके साथ, अम्ल के साथ। जब कोई अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अभिक्रिया का फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। इसका बन जाएगा आपका CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो देखिए कौन सी गैस बाहर निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कार्बोनेट वाला। दूसरा हमारा है H2SO4 प्लस, अब की बार पोटेशियम कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, धातु का कार्बोनेट Na2CO3। जब इसका हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ भी देखिए इस अभिक्रिया में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, धातु का कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बाहर निकलता है, तो हमारा गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला गुण क्या है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलता है। दूसरा हमारा क्या है, धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तीसरा रूल हम लोग देखते हैं, चलिए तीसरा रूल है कि अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट, देखिए यहाँ पे था धातु के कार्बोनेट, अभी हम लोग का आता है धातु का बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट। अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो कुल मिला के पॉइंट को समझिए, अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड, अम्ल जो है धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकलता है, क्योंकि कार्बोनेट है। जहां पे कार्बोनेट होता है, एक छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए, जहां पे कार्बोनेट होगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगा, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हम लोग आपका आता है एक अम्ल का नाम लेते हैं, चलिए एक अम्ल लेते हैं HCl, ठीक है, और धातु का एक बाइकार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, धातु का बाइकार्बोनेट लेते हैं KHCO3, इसको बोलते हैं धातु का पोटेशियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का होता है HCO3, कार्बोनेट का होता है CO3 और बाइकार्बोनेट होता है HCO3। और धातु का होता है, धातु आगे में लगा देंगे, ये हमारा हो गया पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब अम्ल की अभिक्रिया हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो देखिए क्या बनता है, तो ये हमारा हो जाएगा KCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ भी देखिए कौन सी गैस बाहर निकल रहा है, CO2। तो धातु जो मतलब धातु अम्ल जो है
धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड, धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर आपको संतुष्टि नहीं होता है, अरे आपको संतुष्टि नहीं होगा ना, आपको पता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। दूसरा आपको दूसरा दिखाते हैं MgHCO3 इसको बोलते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सॉरी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ भी देखिए कौन सी गैस बाहर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझ में आ गया होगा। तो पहला धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, दूसरा धातु के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तीसरा धातु के बाइकार्बोनेट भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। 3 पॉइंट हमारा कंप्लीट। चौथा पॉइंट समझिएगा। चौथा पॉइंट हमारा होता है कि धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, सॉरी धातु नहीं अम्ल, सॉरी अम्ल क्या बोल रहे हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि अम्ल जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। अब इसको समझिए कैसे। एक अम्ल का नाम लीजिए HCl। चलिए क्षार का नाम बोलिए। क्षार समझ में आता है ना? क्षार समझ में नहीं आता है तो आपका तीसरा चैप्टर जो है धातु, उसमें आप लोग पढ़िएगा, एक मतलब धातु के गुण में पढ़िएगा। धातु के ऑक्साइड एवं हाइड्रा ऑक्साइड दोनों जो होते हैं वो क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार। धातु के ऑक्साइड एवं हाइड्रा ऑक्साइड, ऑक्साइड भी ले लीजिए या हाइड्रा ऑक्साइड, दोनों भी ले लीजिए। ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड कुछ भी लेते हैं तो हमारा क्या होता है? क्षार। एक तो हम है ये है, अभी यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, धातु का ऑक्साइड भी ले सकते हैं, वो भी हमारा क्षार होगा। धातु का हाइड्रा ऑक्साइड भी ले सकते हैं, वो भी हमारा क्षार होगा। चलिए हम लोग लेते हैं HCl हो गया। अब धातु का ऑक्साइड लेते हैं। धातु का ऑक्साइड जैसे पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड, पोटेशियम एक धातु है, ये ऑक्साइड है, तो पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा हो गया क्षार, क्योंकि अभी हम जस्ट बताए हैं कि धातु का ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड क्षारीय होता है। ठीक है, धातु का ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड क्षारीय होता है। ये धातु का ऑक्साइड है तो ये क्या है? क्षार है। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल। माने यहाँ जो बनाएगा वो लवण होगा और लास्ट में क्या बनाएगा? जल। जब देखिए इसका अभिक्रिया आप कराओगे तो ये बनेगा KCl प्लस H2O। तो जल ये हो गया जल, ये हो गया लवण। अगर आपको पूछेगा KCl क्या है, KCl क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण, एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए। अगर आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, अगर आपको पूछ दिया KCl क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण, ठीक है, या तो अम्ल होगा या तो क्षार होगा या तो लवण होगा। अब देखिए अम्ल के बारे में क्या बोले, हाइड्रोजन खोजना है, हाइड्रोजन है या नहीं, इसमें हाइड्रोजन है, अब बोलोगे नहीं है। अम्ल है, अब बोलोगे नहीं है। क्षार, क्षार के लिए आपको चाहिए या तो O या तो O, अगर O नहीं है तो OH। अब OH में भी O होता है, तो ये दोनों को खोजिए। अगर ये दोनों आपको नहीं मिलेगा तो समझिए क्षार भी नहीं, इसमें O है, ऑक्सीजन है। अब बोलोगे नहीं है, क्योंकि हाइड्रा ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होता है और ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन होता ही है। तो धातु का ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड दोनों क्षारीय होता है। तो ये आप यहाँ पे ना ही ऑक्सीजन है ना ही OH है, मतलब ना ही ऑक्साइड है ना ही हाइड्रा ऑक्साइड है, तो ये तो क्षार होगा ही नहीं। अम्ल में तो H नहीं है तो हाइड्रोजन तो अम्ल तो है ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रा सॉरी क्षार भी नहीं है। अम्ल के लिए H, ऑक्सीजन के लिए OH, और सॉरी क्षार के लिए OH। तो यहाँ पे O भी तो है ही नहीं है तो OH कहाँ से आएगा? तो अम्ल भी नहीं है, क्षार भी नहीं है। तो अगर कोई आपको पूछेगा KCl क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, अम्ल नहीं है, क्षार नहीं है, क्या है? अब बोलोगे लवण है, तो KCl क्या है? लवण है। ऐसे भी देखिए अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण और जल बनाता है। ये अम्ल ये क्षार, तो ये क्या हो गया? लवण, ये हो गया जल। तो आपको समझ में आ गया चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? अम्ल क्षार से विक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। चौथा पॉइंट। और एग्जांपल समझ लीजिए, दूसरा हम ले लेते हैं। चलिए दूसरा हम लेते हैं HNO3, HNO3, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्षार, इसमें ऑक्साइड लिए है ना, अभी बार हाइड्रा ऑक्साइड लेते हैं। हाइड्रा ऑक्साइड का होता है Mg, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड अगर लेते हैं तो MgOH2। जब इसका आप अभिक्रिया कराओगे तो ये आपका हो जाएगा MgNO3 प्लस
H2O। अभी देखिए हम क्या सके हैं, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये जल है, तो ये क्या हो जाएगा, अब लोग ये लवण है, तो MgNO3 क्या है, लवण है। समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के हम क्या बोल रहे हैं अभी आपको कि अम्ल क्षार आपस में विक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो 4 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। 5वां हम लोग का पॉइंट आता है कि अम्ल जो है सेम इसी पॉइंट को दूसरा लैंग्वेज में बोला गया है, कुछ नहीं है, इसी पॉइंट को दूसरा लैंग्वेज में सिर्फ बोला गया है। ठीक है, इसी का एग्जांपल सेम टू सेम आएगा। देखिए कैसे आएगा, अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। देखिए सेम बात है, अम्ल अम्ल धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, इसी को तो क्षार कहते हैं। तो अम्ल और क्षार भी बोल सकता था, लेकिन अगली बार क्षार नहीं बोल के क्या बोल दिया, धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, लवण और जल। तो आपको अम्ल क्या हो जाएगा, इसी का एग्जांपल देना है, तो अम्ल हो गया HCl, धातु के ऑक्साइड, एक बार ऑक्साइड करके दिखाते हैं, एक बार हाइड्रोक्साइड दिखाते हैं। ऑक्साइड की बात करेंगे तो ये आपका ऑक्साइड है, तो K2O, ये अभिक्रिया करके बनाया KCl प्लस H2O। देखिए क्या बनाया, लवण और जल, तो ये लवण और जल। दूसरा आपको बोलेगा एग्जांपल, दूसरा देखिए सेम प्रोसेस है, अम्ल लेते हैं HNO3 प्लस, अब की बार क्या लेंगे, और हाइड्रोक्साइड मान लेते हैं, हाइड्रोक्साइड तो ऑक्साइड ही लीजिए, क्या दिक्कत है। हम हाइड्रोक्साइड एक बार और करके देख लेते हैं, MgOH2 बनाएगा तो वही सेम चीजें है। ये आपका हो जाएगा MgNO3 प्लस H2O। तो समझ में आ गया होगा, ये अम्ल का रासायनिक गुण था। अम्ल का भौतिक गुण भी समझ में आ गया। अम्ल का भौतिक गुण क्या है, यह स्वाद में खट्टा होता है, इसका pH मान 7 से कम होता है, ये नीले रेशम पदार्थ को लाल कर देता है, ये सजीव कोशिका को नष्ट कर देता है, ये विषैले होते हैं। ये भौतिक गुण था। अब रासायनिक गुण, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलता है, अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। नेक्स्ट आपका धातु अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। 5वां पॉइंट हमारा था अम्ल धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ये 5 पॉइंट था रासायनिक गुण, समझ में आ गया। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल का भौतिक गुण, अम्ल का रासायनिक गुण। अब अम्ल का उपयोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अम्ल का उपयोग। अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, अम्ल का उपयोग करते हैं गहना साफ करने में, पहला पॉइंट हमारा क्या है, गहना साफ करने में। दूसरा पॉइंट हमारा है रंग उद्योग में। तीसरा पॉइंट हमारा है बारूद बनाने में। चौथा पॉइंट हमारा है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। 5वां है खाद्य पदार्थ के रूप में। तो 5 पॉइंट अभी हो गया है। तो ये आप लोग का अम्ल का उपयोग है। तो अम्ल आपका क्या हो गया, अम्ल के बारे में क्या हो गया, अम्ल किसे कहते हो गया, अम्ल का भौतिक गुण हो गया, अम्ल का रासायनिक गुण हो गया, ठीक है, अम्ल का उपयोग हो गया। अब अम्ल के बारे में एक दो क्वेश्चन ऐसे मतलब आते हैं कि अम्ल धातु के मतलब अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक। सुचालक माने जिसमें करंट, मतलब विद्युत का सुचालक माने विद्युत आर पार होता हो, और विद्युत आर पार होने का मतलब जिसमें करंट लगता हो। तो अगर मान लीजिए एक अम्ल का घोल है, ठीक है, एक अम्ल का घोल है, और उस घोल में अगर एक मतलब बिजली का तार है, उसको करंट मतलब जोड़ दीजिए मतलब करंट से, उसके बाद उसको एक उसमें, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, वो संपर्क करा दीजिए। जैसे मान लीजिए, समझिए ये आपका अम्ल का घोल है, अम्ल का घोल है। अब एक तार जिसमें करंट है उसको इसमें डाल दीजिए, ठीक है, उसके बाद इसमें हाथ डालिए, क्या आपको करंट लगेगा। अगर आपको करंट लग गया, यहाँ था देखिए तार तो यहाँ था, लेकिन आप हाथ यहाँ डाले, यहाँ से यहाँ तक करंट गया ना, करंट चला गया, तो इसका मतलब विद्युत का सुचालक। क्या हुआ, विद्युत का सुचालक। समझ में आया कि अम्ल विद्युत का सुचालक होता है कि नहीं होता है। तो करंट लग गया तो सुचालक, नहीं लगा तो नहीं होता सुचालक, चेक कर लीजिएगा। तो चेक नहीं कीजिएगा, अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, करंट लग जाएगा, ठीक है। अब सुचालक क्यों होता है समझिए, कोई भी चीज सुचालक होने के लिए, करंट लगने के लिए दो चीज चाहिए, धन आयन, ऋण आयन, ठीक है। अम्ल में आयन होते हैं, अम्ल जितना भी अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन तो पता ही है, हाइड्रोजन होता है, वो आयन के रूप में काम करता है। जिसमें भी आयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछेगा अम्ल विद्युत का सुचालक होता है क्यों, तो अम्ल विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि अम्ल में आयन होते हैं, और जिस चीज में आयन होते हैं उसमें वो विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। जैसे हम आप बोलते हैं HCl में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो HCl टूट जाएगा आपका H प्लस में और Cl माइनस में। ये आपका देखिए प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया, जहां भी प्लस माइनस होगा वहां करंट लगेगा ही लगेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि अम्ल विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि अम्ल में आयन होता है, जिसमें आयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। पानी होता है, शुद्ध पानी में कभी भी करंट नहीं लगता है, क्योंकि शुद्ध पानी में देखिए जिसमें करंट लगा, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा इसमें करंट क्यों लगता है, मैंने विद्युत का करंट, मैंने विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक क्यों है, आपको सीधा सा एक
लाइन में आंसर दीजिएगा, इसमें आयन का निर्माण होता है, इसीलिए ये विद्युत का सुचालक है। अगर हम आपको बोलते हैं कि विद्युत का सुचालक क्यों नहीं है, तो आयन नहीं बनता है, इसलिए विद्युत का सुचालक नहीं है। अगर आप बोलेगा शुद्ध जल विद्युत का सुचालक है कि नहीं, आप बोलोगे नहीं, शुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है, मतलब शुद्ध जल में करंट नहीं लगता है। अगर जल में करंट लग रहा है, इसका मतलब जरूर उसमें कुछ न कुछ अशुद्धि है, वो अशुद्धि आयन के रूप में कार्य कर रहा है, इसीलिए करंट लग रहा है। जैसे वर्षा का जल शुद्ध होता है, लेकिन वर्षा के जल में करंट लगता है। अब क्यों लगता है कि वर्षा जब ऊपर से आता, बादल से ऊपर से आता है, तो वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धियां उसमें मिल जाती है, उसी अशुद्धि के कारण उसमें करंट लगता है। ऐसा मत सोचिएगा वर्षा का जल शुद्ध होता है उसमें करंट नहीं लगेगा, लग जाएगा बाबू, झटका लगेगा, उड़ जाओगे, ठीक है। तो वर्षा का जल जब ऊपर से नीचे आता है तो वायुमंडल में उपस्थित औषधियां उसमें मिल जाती है, जिस वजह से उसमें करंट लगता है। लेकिन ऐसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शुद्ध जल में करंट लगता है कि नहीं लगता है, तो शुद्ध जल में करंट नहीं लगता, मतलब शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, ना कि सुचालक। लेकिन अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन में आयन का निर्माण होता है, जिस चीज में आयन का निर्माण होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। अम्ल में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या फेसबुक आईडी हमारा, उसमें डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा अम्ल चैप्टर मतलब टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक दिन हमारा क्षार चलेगा, एक दिन हमारा लवण चलेगा, और एक दिन हम मतलब उसके पूरा चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके बाय।